हमारी लाइफ का एक पर्पस भी रहता है। अभी हम खाली ऐसा नहीं कि बस जीते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, एंड ऐसा नहीं रहता है। जब हम स्पिरिचुअल लेवल पे जाते हैं तो हमको एक अलग ही तरीके की खुशी मिलती है। तो योगा से हमें क्या हेल्प मिलती है, हम इसमें धारणा, समाधि, ध्यान करके बैठते हैं। तो हमारे योगा के 3 रोल हो गए हेल्थ और वेलनेस में, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें पोटेंशियल कॉजेज ऑफ इल हेल्थ। ठीक है, इसमें 3 तरीके के त्रिताप्स होते हैं, मतलब 3 तरीके के होते हैं ये इल हेल्थ। आदि भौतिक, आदि दैविक एंड आध्यात्मिक। कौन कौन से होते हैं? 3, आदि भौतिक, आदि दैविक एंड आध्यात्मिक। आदि भौतिक में कंट्रोल ऑन कनेक्ट टू डे लाइफ। इसमें आदि भौतिक में आता है हम जो अपने जीवन में हर दिन डे टू डे लाइफ में हम जो भी करते हैं, लाइक अब इसमें कुछ चीजें कैसा होता है, मतलब हम करते तो डेली है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है कुछ चीजें, पर हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से वो कंट्रोल में नहीं है पर फिर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमको फीवर आ गया, अब हमको फीवर आ गया, ये आदि भौतिक है, ये हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन आदि भौतिक में ये भी होता है कि हम इसे ठीक कर सकते हैं। कैसे? ड्यू टू प्रिकॉशंस, मेडिसिन, ये हमारे हाथ में, हम डॉक्टर को दिखाकर इस पे काम करके हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो आदि भौतिक में वो चीजें आती है जो हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट रहती है। ठीक है ना। फिर आता है आदि दैविक। आदि दैविक ये चीजें अनकंट्रोलेबल रहती है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। लाइक अगर सुनामी आ गई, डिजास्टर आ गया, साइक्लोन आ गई, बाढ़ आ गई, कितने लोग मर जाते हैं, तो वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता है। तो मतलब आदि दैविक हो गया जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और ना ही हम कर सकते। ठीक है ना। लास्ट इसमें आता है अध्यांतम अध्यात्मिक। इसमें कैसा होता है, जो कोई भी आध्यात्मिक, सॉरी, इसमें कैसा रहता है, कोई भी चीज, जैसे आपको कोई भी डिसीज है, वो बहुत लंबे टाइम से आपको है, लाइक जैसे डायबिटीज हो गया, स्ट्रेस हो गया, जो हमें कोई भी चीज जो हमें लंबे टाइम तक जोड़ कर रखती है, उसको हम आध्यात्मिक कहते हैं। अब इसमें 5 टाइप्स ऑफ क्लेशास भी हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, डिस्कस करूंगी, पर मैं आपको इनके नाम बता देती हूँ क्लेशास के। इसमें फर्स्ट आता है अविद्या, सेकंड अस्मिता, थर्ड राग, फोर्थ द्वेष एंड फिफ्थ अभिनिवेशा। ठीक है, अब हम पहले आ जाएंगे योगिक ऑफ प्रिंसिपल्स। योगिक मतलब प्रिंसिपल्स योगिक के अकॉर्डिंग टू होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस। ठीक है, तो पहला इसमें हमारा आया सेज पतंजलि। तो सेज पतंजलि में क्या आ गया हमारा, एज पर अष्टांग योगा। सर ने हमें ये पढ़ाया भी था, अष्टांग योगा में सर ने बताए थे 2 तरीके के होते हैं, यमाज एंड यम एंड नियम। ठीक है ना। तो नीड टू बी फॉलो स्ट्रिक्टली टू एंजॉय होलिस्टिक हेल्थ। अगर आपको अपनी होलिस्टिक हेल्थ को एंजॉय करना है तो आपको इन दोनों को स्ट्रिक्टली ऑर्डर में रखना होगा, नम एंड नियम। सेकंड हमारा आ गया योगा वशिष्ठ। थर्ड हमारा आ गया आचार एंड विचार, नीड टू बी फॉलो। एंड थर्ड आ गया हमारा डेवलप सत्व गुना। ये हमारे क्या है, सेज पतंजलि है। इसके बाद आते हैं यम नियम में आपको आगे बताऊंगी अभी इसी में, इसके बाद अब उसी पे आ रही हूँ। ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे अकॉर्डिंग टू सेज पतंजलि, ये प्रिंसिपल्स हैं योगिक के, जिसमें कि मैंने आपको अष्टांग योगा बताया, ठीक है, योग वशिष्ठ बताया, दूसरा आपको आचार विचार बताया, एंड लास्ट डेवलप सत्गुण बताया। ठीक है, सत्वगुण। नेहा जी, योग वशिष्ठ में क्या था, मतलब उसमें कुछ? योग वशिष्ठ में एक्चुअली ये मैंने मेंशन किया था, ये मेरे टॉपिक में नहीं था, बट योग वशिष्ठ में मतलब इसमें योगा आप जिस तरीके से करते हैं, मतलब कैसे बताऊं सर, आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे क्या योग वशिष्ठ? सर है भी सर। ये एक टाइप का प्रिंसिपल है ना, योग वशिष्ठ एक हाँ, प्रिंसिपल है, ये बट प्रिंसिपल एग्जैक्ट है नहीं। हाँ, एग्जैक्ट जिसको, क्या है इसमें, क्या आता है, जैसे अष्टांग में हमें यम नियम पता है हाँ, और योग वशिष्ठ योग में वशिष्ठ चीजें का क्या, नहीं पता। कौन बोल रहा है? अपर्णा जी बोल रहे हैं क्या, है ना? यस यस यस।
अपर्णा जी इसमें कैसा है ना, योग वशिष्ठ में मैंने भी इसका पूरा नहीं देखा था, बट इसमें पूरे हम आसन आते हैं, मतलब हम जो योगा करते हैं ना, पूरा आसन प्राणायाम ये सब आता है इसमें मे बी। ओके, ये मैंने एक बार प्रिंसिपल्स मेरे में थे नहीं, बट फिर भी मैंने डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि ये इसमें अष्टांग योगा था, इसलिए मैंने ये 5 पॉइंट्स लिखे थे। बट अकॉर्डिंग टू मी जैसे कि योगा वशिष्ठ में यही आता है। एक बार सर से और इसको मैं भी कंफर्म कर लूंगी, ठीक है ना। आई थिंक सर आप कर लेते हैं, कर लेना आपने आज। योगा वशिष्ठ मतलब शायद ये बुक हो गई, ये बुक के अंदर ये सब मतलब जो प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं वो आते हैं। योगा वशिष्ठ एक बुक है। अच्छा हाँ, तो लाइक मतलब मैंने आपको वही बोला ना, ये बुक तो है, ये तो सारे प्रिंसिपल्स तो है ही हाँ वशिष्ठ में, लेकिन मैंने मतलब मुझे जितना लाइक थोड़ा सा अंदाजे से मैं आपको बता रही हूँ, तो इसमें मेनली वही रहता है, जो भी हमारे प्राणायाम योग आसन से सब कुछ जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो की चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए ये करते समय, वो ठीक है। योगा वशिष्ठ के अंदर आते हैं। जैसे कि आपने बताया कि योगा वशिष्ठ एक बुक है, ठीक है, तो उसके अंदर योगा से जुड़े हुए सारे प्रिंसिपल्स कि हमें किन चीजों को कैसे फॉलो करना है, जिससे कि ओके, आपका हाँ हेल्थ अच्छा रहे। तो इसके बाद अष्टांग योगा में जो मैंने आपको बताया था यम नियम, उसका मैं डिस्क्राइब करूंगी। यम नियम्स फॉर हेल्दी लिविंग, तो यमा आ गया इसमें। यमा में क्या क्या आता है? सत्य, असत्य, अशिम, अहिंसा, ब्रह्मचार्य, ये सब चीजें हमारी यमा में आती है। मतलब जो कि हम डेली प्रैक्टिसेस में करते हैं, जो कि हम एक्शन लेते हैं, जो भी हमें अवेयरनेस मिलती है, हमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ अच्छा, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, किसी चीज के बारे में हमें सत्य पता लगता है, असत्य, हर चीज जो है हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई होती है। अहिंसा भी होता है, कभी हमें गुस्सा भी आता है, तो ये सब चीजें यम में आती हैं टुवर्ड्स अवर सेल्फ एंड अदर्स, जो कि हमें अपने से भी और सामने वाले से भी सीखने को मिलती है हमारी डे। इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं एक वर्ड में अवेयरनेस, जो कि डेली अवेयरनेस, जो कि हमें हमारे हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है ना। इसमें बेसिकली क्या है, सेल्फ रेसिस्टेंस और सोशल हार्मोनी, जो कि हमें सोशल चीजों से भी सीखने को मिलता है। एवरीवेयर मतलब हर कहीं, कहीं भी, किसी के बीच में, 4 जनों के बीच में भी, घर के अंदर, घर के बाहर, कहीं भी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यमा, अब आपका आ गया नियम। ये तो यम हो गए, अब नियम में क्या आ गया? नियम में भाई कोई भी खराबी नहीं है, ये सुच, संतोष, तप, ये सारी इन्हीं चीजों पे चलता है। स्वाध्याय, जैसे कि सेल्फ रेसिस्टेंस फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, ये तो चीजें यम में क्या हो गया, जो हमें दूसरों से सीखने को मिलती है, ठीक है ना। अवेयरनेस जो हमें एनवायरनमेंट के थ्रू भी मिलती है, हमें लोगों से भी मिलती है। बट नियम क्या होता है? जो चीजें हम खुद के लिए करते हैं, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। मैंने आज ये एक निर्णय लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सच बोलूंगी, या मैं आज से किसी समाधि में बैठूंगी, या मैं ठीक है मेरे पास जितना है मुझे उतने में ही संतोष है, ठीक है ना, मुझे ज्यादा ये नहीं कि ये भी वो भी। तो ये मैंने क्या किया, नियम मतलब सेल्फ रेजिस्टेंस फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, हम इसमें अपने आप को खुद को डेवलप करते हैं नियम। तो इसमें हमारा क्या आता है, हमारी सोच, संतोष, तप, ठीक है। डेली प्रैक्टिस ऑफ नियमास सजेस्टेड बाय द श्री पतंजलि आर रिकमेंडेड हैबिट फॉर हेल्थी लाइफ भी। और जब हम नियमा वाले स्टेज पे आते हैं, तो हमें एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या बोल रहा है क्या नहीं, हमारी खुद की लाइफ मेंटेन हमने करके चलते हैं और हमें उसी से फर्क पड़ता है। यहाँ पर आपका अकॉर्डिंग टू योग, पतंजलि योग में मैंने हेल्थ और वेलनेस इधर खत्म किया है। इसके बाद हमारा आता है चित्त, ठीक है, जैसे कि कल जैबिश ने भी बताया था। चित्त में हमारा क्या रहता है, ये हमारे चित्त इनर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अंतक करना, इसमें हमारा क्या क्या आ जाता है, ईगो, जैसे कि सर ने कल ईगो को बताया था, ईगो है बट इन अ पॉजिटिव वे, पॉजिटिव एटीट्यूड।
दूसरा माइंड मतलब मानस, हमारा दिमाग। इंटेलेक्ट मतलब हमारी बुद्धि। एंड चौथा मेमोरी मतलब चित्त। ठीक है, हमारा एटीट्यूड, हमारा मानस मतलब माइंड, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि, ये सारी चीजें हमारे चित्त में आती है। अब ये जो चित्त है ये हमारे 3 तरीके की पर्सनालिटी शो करते हैं। ठीक है ना, जैसे ये हो गया चित्त। चित्त में हमारे कौन कौन से 4 इनर इंस्ट्रूमेंट आ गए भाई, ईगो आ गया, माइंड आ गया, इंटेलेक्ट आ गया एंड मेमोरी आ गई। सारी चीजें हमारे चित्त, आप देखोगे ना, ईगो, हमें ईगो अगर आता है तो कहाँ से आता है, हमारे चित्त में ही रहता है ना। हम अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव अगर हम स्टार्ट करेंगे भी तो कहाँ से करेंगे, अकॉर्डिंग टू चित्त। ठीक है, माइंड मतलब दिमाग, मानस। फिर इंटेलेक्ट बुद्धि, बुद्धि भी चित्त से कनेक्ट है। और हमारी मेमोरी भी चित्ती मेमोरी होती है, हमारे चित्त में होती है। तो आप देख रहे हैं ना, ये चारों इनर कांटेक्ट हमारे चित्त से मिले हुए हैं। अब ये चित्त कितने तरीके की पर्सनालिटी कंडक्ट करते हैं, तो वो करते हैं 3 तरीके की, सत्व, राजस, एंड तामस। अब सत्व कौन से लोग होते हैं, सत्वा लोग कौन से होते हैं, जो कि बैलेंस रहते हैं, जिनमें हार्मोनी पाए जाते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, पीस रहते हैं, क्लियर रहते हैं। इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि इनको क्या करना है। ठीक है ना, इनको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इनको नहीं अरे चल 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 वहां ऐसा हो रहा है, ठीक है, उनको क्लियर है कि मुझे यहीं रहना है, मुझे मतलब नहीं। बहुत पॉजिटिव रहते हैं हमेशा। कुछ भी आसपास उनके घटता है तो वो उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी निकाल के अपने पास पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट रखता है। बहुत हार्मोनी मतलब बहुत ही अच्छा नेचर, मतलब पीस माइंड, बहुत ही स्मूथ स्वभाव होता है उनका, और बहुत ही बैलेंस लाइफ वो लोग जीते हैं। दूसरे आते हैं राजस, ये थोड़े से सत्व लोग, मतलब जैसे हम लोग हैं, मेनली मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग राजस लोग में आते हैं। रजस लोग में सत्व लोग कम होते हैं। फिर ये राजस लोग आ गए, इनमें कौन कौन सा आता है, मूवमेंट, डेली मूवमेंट होता है हमारा, एक्टिविटीज जो हम करते हैं। एनर्जी लेवल भी इसमें लोगों का हाई रहता है। एक्साइटमेंट, पैशन, हमें कुछ करना है। अब हम योगा ज्वाइन करे हुए हैं तो ये हमारी एक एनर्जी बूस्ट करता है, हमारा एक्साइटमेंट क्या बढ़ाता है कि आज हमारा सर्टिफिकेट कंप्लीट होगा तो कल हम अर्न कर सकते हैं, अपने साथ कम्युनिटी बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब हमें इसमें मजा आने लगेगा तो ये हमारा पैशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो राजस मतलब ये जो लोग होते हैं ना, इनमें आलस का कहीं से कहीं तक नहीं होता है। मतलब इनका हर चीज में मूवमेंट होता है, एक्टिविटीज भी ट्राई करते रहते हैं, हर काम करते हैं, एनर्जी लेवल अच्छा होता है। ठीक है, तो मेनली मुझे ऐसा लगता है कि 60% लोग, आई थिंक 2, ये ना राजस पर्सनैलिटी होते हैं। फिर तामस में आ गए तो यहाँ पर क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा इनएक्टिव रहते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे बिल्कुल आलसी पड़े ही रहते हैं। ठीक है ना, नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, अरे यार ये तो काम हो ही नहीं सकता है। एंड एपैथी, डलनेस, एकदम डल डल, उनकी बॉडी में किसी भी तरह की एनर्जेटिक होती ही नहीं है, एंथुसियास्टिक ही नहीं होता है उनकी बॉडी में बिल्कुल भी। तो वो आते हैं तामस। तो 3 पर्सनैलिटी हो गई, कौन कौन सी, सत्व, राजस एंड तामस। ठीक है ना, तो ये क्या हो गई, ये पर्सनैलिटी है जो कि हमारे चित्त ने क्रिएट की। 3 तरीके उन्होंने ये बताया है कि ये 3 भाग में 3 तरीके के आदमी चित्त से बनते हैं। कुछ लोग आलसी रहते हैं, कुछ लोग नेगेटिव रहते हैं, फिर उसी में कुछ लोग अच्छे रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, और कुछ एक हाई लेवल के होते हैं जो कि बहुत अच्छे बैलेंस लाइफ जीते हैं, बहुत हार्मोनी और बहुत ज्यादा पॉजिटिव पीस क्लियरिटी लेके चलते हैं। लास्ट फिर आता है हमारा चित्त भूमि। चित्त भूमि मतलब ये तो थी जो चित्त ने पर्सनैलिटी बनाई। अब चित्त भूमि मतलब स्टेट ऑफ माइंड, हमारा स्टफ, टाइप ऑफ माइंड, कितने तरीके का दिमाग होता है। ये थी पूरी पर्सनैलिटी हमने जो पढ़ी थी। अब सिर्फ दिमाग का स्टफ, हमारे दिमाग का जो अंदर का स्टफ है, उसमें कौन कौन से होते हैं, 5 तरीके के होते हैं। चित्त भूमि हमारी 5 तरीके की होती है, बुद्ध, कष्पिता, कष्पित, विक्षिपित, सॉरी ये मेरा थोड़ा ना ये बहुत टफ वर्ड है, थोड़े से इधर उधर में भी हो सकते हैं बोलने में। और फिर आता है 4,
हाँ, बोलिए ना जयवेश। विक्षिप्त है, विक्षिप्त है ना। और उससे पहला कष्पित है वो, आई थिंक विक्षिप्त, एकाग्रता और निरुद्ध। तो ये 5 हो गए। अब हमारे बुद्ध, बुद्ध पर्सनालिटी में कौन सी पर्सनालिटी आ गई हमारी? इसमें आ गई डल, लेजीनेस, स्ट्रेसफुल, स्लीपी। मतलब जैसे कि मैंने आपको पर्सनैलिटी, तामस पर्सनैलिटी में भी बताया था कि वो जो पर्सनैलिटी के लोग हैं नेगेटिव रहते हैं, डल रहते हैं, तो ऐसे ही मुद्ध बुद्धि वाले लोग, जिनकी बुद्धि मुद्ध होती है, वो हमेशा लेजी रहते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं। स्ट्रेसफुल किस लिए रहते हैं? जब आप कुछ करोगे नहीं तो टेंशन ही ले सकते हो। स्लीपी स्लीपी रहते हैं। कष्पिता में आता है ये पहले डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ये लोग, इन लोगों में एक्टिवनेस, एनर्जेटिक रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, भागो दौड़ी में ही लगे रहते हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। फिर आता है इसमें विक्षिप्त, पार्शियली डिस्ट्रैक्टेड। ये क्या रहता है? ये जो लोग है ना, अभी आपने पहले पढ़ा मुद्ध और कश्यपित। मुद्ध में बिल्कुल डल हो गया, कश्यपित में थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हो गए, टेली डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है ना। विक्षिप्त में आते हैं, दोनों होते हैं। ये पार्शियली डिस्ट्रैक्टेड मतलब इनमें राजगुना एंड स्वतगुना दोनों मिक्स होता है। मतलब कैसा रहता है? ये अनस्टेबल रहता है, ठीक है ना। ये लोग इंटेलिजेंट तो होते हैं लेकिन थोड़ा सा पार्शियली डिस्ट्रैक्टेड होता है। इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग कांस्टेंट ही रहते, इनकांस्टेंट रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं, ठीक है ना। पर इन लोगों में दिमाग अच्छा होता है। फोर्थ आता है एकाग्रता। एकाग्रता तो आप लोगों को नाम से ही समझ में आता है। एकाग्रता मतलब किसी भी एक चीज पे फोकस करना, ठीक है ना। मतलब वन पॉइंटेड ऑफ स्टेट। सतगुण मोर कॉन्सेंट्रेटेड। इन एकाग्रता वाले जो लोग होते हैं ना, जिनकी बुद्धि एकाग्रता होती है, वो उनका कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत अच्छा होता है। वो किसी भी काम को करते हैं तो वो उसको कंप्लीट कर कर ही हटते हैं। जैसे कि अभी विक्षेपित में क्या आ गया कि वो लोग इंटेलिजेंट तो होते हैं लेकिन अरे चलो अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, पहले ये ज्यादा जरूरी है, ये कर लेते हैं। लेकिन एकाग्रता वाले लोगों का क्या है? उनका माइंड स्किल सेट होता है, उनका कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है। लास्ट आता है निरुद्धा। निरुद्धा में क्या होता है? कंट्रोल स्टेट होता है ये लोग लंबे टाइम के लिए। मतलब ये लोग समाधि वाले लोग होते हैं, जो आपने देखा होगा एक बहुत ही लंबे ध्यान में चले जाते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चित्त भूमि कितनी तरीके की हो गई? हमारा स्टेट ऑफ माइंड स्टफ कितने तरीके का हो गया? 5। मुद्दा, कशिपित, विक्षिपित, एकाग्रता और निरुद्धा। फाइन। अब आ गया चित्र प्रसादना। मतलब अब हम अपने चित्र को, चित्र तो हमने डिसाइड कर लिया कि 3 तरीके के लोग होते हैं, 3 पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। फिर हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि जो हमारी चित्त है, हमारी बुद्धि है, उसके अंदर का जो स्टफ है वो कितने तरीके का होता है। मतलब लोग कितने तरीके में चित्त में डिवाइड होते हैं। मतलब 5 तरीके के लोग हो गए। अब आया कि हम अपने चित्त को खुश कैसे रख सकते हैं। चित्त प्रसादना मतलब हम अपने चित्त को, हाउ वी मेक चित्त हैप्पी। इसमें हमारा आता है 5 तरीके के, ठीक है। जिसमें मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 चीजें हैं जो हमारे चित्त को खुश करने में हमारी मदद करती है, ठीक है। तो पहले आ गया मैत्री, मतलब हैप्पी। इसमें जो मैत्री, मतलब जो मैत्री चित्त के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं एंड प्रोस्पेरस पर्संस होते हैं। मतलब वो सबसे बातचीत करना, खुश रहना, हंसना, खेलना, हर तरीके से हेल्पफुल, प्रोस्पेरस, मतलब इस तरीके का नेचर रहता है मैत्री वाले लोगों का, फ्रेंडली एंड प्रोस्पेरस। फिर आते हैं करुणा में लोग, मतलब जिनके अंदर बहुत ज्यादा सिंपैथी होती है। किसी गरीब को देखा तो दान दे दिया, किसी के चोट लगी तो दान दे दिया, मतलब उसकी हेल्प करी, किसी को फाइनेंशियली, फिजिकली, किसी भी स्तर पर। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ फिजिकली या किसी भी, मेंटली, सोशली, हर टाइम उन लोगों में एक करुणा की भावना रहती है, ठीक है। ये हो गए
सिंपैथी वाले लोग। अब देखिए मैत्री लोग भी चित्त को हैप्पी करते हैं। भाई जब आप फ्रेंडली हो तो आपके साथ हर कोई उठना बैठना चाहेगा, ठीक है ना। आप करुणा में सिंपैथी पर्सन हो तो आपके पास तब भी हर लोग बैठना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें इस तरीके से भी बोल सकते हैं कंपैशनेट विद अनफॉर्चुनेट अनहैप्पी डिप्राइव्ड पर्सन, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन मैंने करुणा में का आपको सिंपैथी से इसको अलग तरीके से कोरिलेट करके बताया है। फिर आ गया आपका मुदिता। मुदिता मतलब हैप्पी विद नोबल सोल्स ऑनेस्ट। ये वो लोग होते हैं जो खुश रहते हैं और बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं, रिलीजियस पूजा पाठ में बहुत ज्यादा बिलीव रखते हैं, और ये एनकरेज करते हैं लोगों को कि वो अपनी सोसाइटी के पीपल्स, जो जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी हेल्प करें, ठीक है ना, ताकि अपनी सोसाइटी, अपने आसपास का वातावरण, अपने लोग अच्छे हों सारे, ठीक है, कोई भी पेनफुल ना हो। तो इस तरीके से ये मुदिता चित्त के लोग होते हैं। अब आ गया उपेक्षा। उपेक्षा वाले जो लोगों को मेनली हम लोग इग्नोर करते हैं, हमारी सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जो वो लोग हमारे चित्त को क्या मतलब इग्नोर मतलब थोड़ा सा इफेक्ट करते हैं। कैसे? वो लोग इविल माइंडेड होते हैं, खुरापाती दिमाग होता है उनका, वैल्यूज डिफिशिएंट होते हैं वो लोग, तामगुण इफेक्टेड होते हैं वो पर्सन। मेनली इसमें क्या होता है, दिस कि जो लोग होते हैं ना उन मतलब थोड़ा नेगेटिव मान लो, अजीब से मतलब अजीब सी नेगेटिव वाइब्स इन लोगों से आती है। इसीलिए हम मेनली उपेक्षा वाले माइंडेड, उपेक्षा वाले लोगों को उपेक्षा चित्त लोगों को इग्नोर करते हैं। तो इसमें हम मेनली क्या बोलते हैं, उपेक्षा में इग्नोर। कल जैबिश ने भी बोला था कि उपेक्षा में हम मेनली इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इविल माइंडेड पर्सन आते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे 4 तरीके हैं जिससे हम अपने चित्त को खुश रख सकते हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। फिर आता है हमारा दी क्लेशास, ठीक है, जो कि मैंने आपको लास्ट अभी 5 पॉइंट्स बताए थे। एक्चुअली ऐसा है, इसमें हमारे 2 पार्ट है, चित्त प्रसादना, चित्त को हैप्पी करना, और फिर साधना पारा। तो साधना पादा में हमारा क्या रहता है, दी क्लेशास आते हैं। वो भी क्लेशास हमारे 5 तरीके के होते हैं। अविद्या, अविद्या में क्या रहता है, मेनली इसमें कहा जाता है क्लेशास में, इग्नोरेंस इज द मदर ऑफ ऑल क्लेशास। हमें चीजों को इग्नोर करना रहता है क्लेशास के अंदर। अविद्या में आता है टू सी ट्रूथ अनट्रूथ वाइस वर्सा, मतलब रॉन्ग एंड राइट की नॉलेज होती है इसमें, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। बहुत बार हमें ये चीजें मालूम होती हैं कि ये गलत है, ये राइट है, ये प्योर है, ये इम्प्योर है। अस्मिता में क्या होता है, दी टू इक्वेट डार्क शक्ति एंड दर्शन शक्ति। इसमें मेनली क्या आता है हमारा, अस्मिता में ईगो आता है, ठीक है। क्या आता है हमारा, इसको हम ईगो से कोरिलेट करते हैं, क्योंकि मतलब अस्मिता मैं आपको कैसे बताऊं, टू इक्वेट डार्क शक्ति एंड दर्शन। कोई इसको बोल, अपर्णा जी आप थोड़ा सा डिफाइन कर पाएंगे क्या इसको? अपर्णा जी। यस, अश्मिता मीन्स ईगो ही हो गया एक टाइप का। जैसे मेरे पास ये है कुछ, मतलब कुछ जब मैं कुछ अर्न कर रही हूँ, कुछ मेरे पास समय जो खरीद रहा है, तो उसका मुझे अहंकार, एक ईगो हो गया कि मेरे पास ये है। तो उससे क्या होता है, सामने वाले के मन में, हाँ हाँ, तो उससे होता है सामने वाले के मन में, मतलब उनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा ईगो, मतलब अहंकारी टाइप हो गया ना, सामने कि वाले के मन में आपके लिए एक डार्क शक्ति आ गई, मतलब उसको ये लगा कि इसमें तो बहुत, उसने एक नेगेटिव थॉट लाया आपके लिए कि अरे ये तो हाँ बहुत घमंडी आदमी। तो लाइक हाँ अश्मिता मतलब उसने एक डार्क साइड देखा, एक नेगेटिव साइड देखा आपका। तो ये अश्मिता में आता है। राग मतलब किसी भी चीज से हमको अटैचमेंट होता है, लाइक प्रिफर, पार्शियल जो होता है, मतलब मेनली राग हमारा जुड़ा होता है किसी भी चीज का अटैचमेंट। फिर आता है द्वेषा। द्वेषा में आता है मेनली डिसलाइक करना, अवॉइड करना, अनजस्ट करना, मतलब नेगेटिव थॉट्स टू समवन। जब भी हमें किसी से, जैसे कि किसी से भी हमको नेगेटिव थॉट्स मिलता है, ठीक है ना, जब भी हम किसी से नेगेटिव थॉट्स कलेक्ट करते हैं तो वो द्वेषा में आता है। फिर अभिनिवेशा में आता है फियर ऑफ डेथ। ये लोग क्या होता है, डेथ से, मौत से डरते रहते हैं, जबकि हमें सबको मालूम है कि एक दिन मरना तो है ही। फियर ऑफ डेथ, अभिनिवेशा वाले लोगों में मेनली
डेथ का डर रहता है, विच इज सर्टेन, जबकि वो सर्टेन है। तो ये 5 क्लेशास हैं, कॉजेज ऑफ मिस्टेक। मेरा यहाँ पर प्रेजेंटेशन खत्म होता है। सर मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, थैंक यू। हाँ जी, that's good. थैंक यू सर, मुझे लगा प्रेजेंटेशन हो गया है? हाँ जी, आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई? हाँ मेरे को 3 टॉपिक दिए थे, कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस, उसमें मैंने आपको जो चीजें बताई थी, उसका प्रिंसिपल, उसकी डेफिनेशन, उनके सारे वो योग के। फिर आया मेरा चित्त दिया टॉपिक, चित्त में मैंने पूरा कवर किया, और मुझे क्लेशास दिए थे, तो क्लेशास तो मैं अभी अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं? हाँ करिए ना, क्या टॉपिक है आपका? मेरा टॉपिक था एटिमोलॉजी एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव एंड मिसकंसेप्शन। ठीक है, स्टार्ट कीजिए ना। किसी को अभी फर्स्ट सर नहीं है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं है। हाँ, अगर किसी को चित्त में, क्लेशास में, या कंसेप्ट ऑफ मेंटल वेलनेस में कुछ भी डाउट हो, तो मुझे जितना मालूम हो मैं क्लियर कर पाऊँ, तो अगर आप पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए। सब ओके है, ठीक है, फिर करिश्मा जी आप स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करेंगे। एटिमोलॉजी मैं बताना चाहती हूँ। योगा इज अ संस्कृत वर्ड, जैसा आप सबको पता है, योगा इज अ संस्कृत वर्ड एंड इट डिराइव फ्रॉम द संस्कृत रूट युज, एंड युज मीनिंग इज टू जॉइन, टू योग एंड टू यूनाइट। युज का मतलब होता है जुड़ना या में किसी चीज से जुड़ना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि परमात्मा और आत्मा की बात करेंगे। एज पर योगिक स्क्रिप्चर्स जो में लिखा हुआ है, प्रैक्टिस ऑफ योगा लीड्स टू द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब जो हम बात कर रहे हैं जीवात्मा कॉन्शियसनेस की, विद दैट ऑफ द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस परमात्मा। जब भी हम योगा की प्रैक्टिस करते हैं कंटिन्यूसली, तो हम जीवात्मा परमात्मा से जुड़ते हैं, जिसे हम योगा कहते हैं। युज का ये मतलब होता है जो इंडिकेट करता है परफेक्ट हार्मनी बिटवीन द माइंड एंड बॉडी, मैन एंड नेचर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द योगा सूत्रा, जो योगा सूत्रा में लिखा हुआ है ऑफ महर्षि पतंजलि, उसमें लिखा हुआ है द वर्ड योगा। इसमें योगा वर्ड को यूज किया गया है इन द सेंस ऑफ concentration in consonance with the connotation it's called युज समझा। यहाँ पे इन्होंने योगा शब्द को महर्षि पतंजलि ने उपयोग किया है, जो है कंसंट्रेशन, जो हम ध्यान करते हैं, इन कॉन्सोनेंस विद द कॉनोटेशन। बहुत सारे मतलब अलग अलग किसी भी चीज पर हम ध्यान करके उसको एकाग्र करना ही क्या होता है, योगा होता है, जिसे कहते हैं हम युज समझाओ। युज समझाओ का मीनिंग होता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन ऐसा जो हम किसी भी चीज पर, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में अगर हम ध्यान लगाना चाहें तो हम बिना किसी डिस्टरबेंस की मेडिटेशन कर सकते हैं। योगा इज द डिसिप्लिन, योगा एक डिसिप्लिन है, साधना है, और अ कंटिन्यूअस एफर्ट है टू अटेन दैट सुप्रीम स्टेट ऑफ रियलाइजेशन थ्रू इंटेंस कंसंट्रेशन। तो योगा करना ही मतलब क्या होता है, एक साधना है जिसे हम सब करते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हम कंटिन्यूअसली एफर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार करने से होगा, इसे हमें कंटिन्यूअसली करना पड़ता है, जिससे हम सुप्रीम स्टेट रियलाइजेशन की महसूस कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। ये इसका एटिमोलॉजी बताया हुआ है। देन आता है डेफिनेशन ऑफ योगा। As we know, there are several definitions of yoga which apply to all levels of existence and awareness. सबको पता है डेफिनेशंस जो है योगा की बहुत अलग अलग है, डिफरेंट है, जिसका मीनिंग भी अलग होता है। यह योगा इज यूजुअली डिफाइंड एज अ यूनियन बिटवीन द जीवात्मा एंड परमात्मा। लेकिन योगा का जो आमतौर पर मतलब होता है वो यही होता है कि जीवात्मा और परमात्मा का कनेक्शन, उसे हम योगा कहते हैं। करिश्मा जी, आप शेयर स्क्रीन नहीं कर रहे प्रेजेंटेशन?
नहीं कर रही हूँ एक्चुअली, मैं फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, मुझे पता भी नहीं था कैसे क्या करना है, तो बस जस्ट एंड कर रही हूँ। ओके ओके ओके। यहाँ इस डेफिनेशन को हम ऑलरेडी 3 टाइम्स सुन चुके हैं और सबको पता भी है। ये डेफिनेशन जो पतंजलि योगा सूत्र में दी हुई है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, जिसे सबने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से किया हुआ है। इसका मीनिंग होता है योग चित्त वृत्ति निरोधा refers to calming the mind through the meditation techniques of पतंजलि योगा। मतलब पतंजलि योगा में जो हमें डिफरेंट टेक्निक्स दी हैं, उनका यूज करके हम अपने मन को काम कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधा। तो यहाँ समझाया हुआ है, थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लेन करना चाहूंगी। द टर्म कम्स फ्रॉम संस्कृत चित्त। चित्त का मीनिंग, जो संस्कृत चित्त वर्ड है उसका मीनिंग होता है कॉन्शियसनेस। आप लोग सबको पता है ये क्या है, ध्यान है, माइंड है जिसे हम कहते हैं। वृत्तिस मतलब होती है फ्लक्चुएशंस, एंड निरोधा मतलब होता है सप्रेशन या रेस्ट्रेंट। तो इसे सबको पता है, तो ज्यादा मुझे एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत है। एंड इन योगा वशिष्ठ, अभी जो नेहा जी बता रही थी योगा वशिष्ठ के बारे में, इसमें भी थोड़ा सा लिखा हुआ है द एसेंस ऑफ योगा। जो योगा का एक एसेंस है, इस योगा वशिष्ठ बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट दस, जो है इसका एक सूत्र में इन्होंने इसे दर्शाया हुआ है। मनः प्रश्मनोपयः योगा इत्यभिद्यते। इसका मतलब होता है, दिस मीनिंग इज योगा इज कॉल्ड अ स्किलफुल ट्रिक टू काम डाउन द माइंड। इस सूत्र का इन्होंने जो लिखा है उसका मीनिंग ये है कि हम योगा को एक स्किल बोलते हैं, बोल सकते हैं एक तरीका है जिसे हम यूज करके अपने माइंड को काम करते हैं। There are some other definitions from the Sri Bhagavad Gita. This is a very widely known classical text on yoga. यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस भगवत गीता में भी दी हुई है योगा की। तो पहली डेफिनेशन है समत्वम योगा युज्यते, जिसका मीनिंग होता है योगा इज द इक्विनिमिटी ऑफ माइंड, और हिंदी में इसका मीनिंग होता है सफलता असफलता व दुख सुख से विचलित हुए बिना कोई भी व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तो यही योग है। इट मीन सिचुएशन कोई भी हो, कंडीशन कोई भी हो, हमारा दुख हो सुख हो, किसी भी सिचुएशन में जब हमारा कर्म एकदम रिलैक्स होकर शांत रहकर अच्छे से करते हैं, तो इसी सिचुएशन को, इसी तरीके को, इसी को हम कहते हैं योग। और जो व्यक्ति ऐसे करता है उसे हम योगी कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा है भगवत गीता के अनुसार योगः कर्मसु कौशलम, जिसका मीनिंग होता है योगा इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ माइसेल्फ, जिसका हिंदी में मीनिंग है योगा से कर्मों में कुशलता आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है, काम होता है, हमारी थॉट्स प्योर होती है, तो हम कोई भी काम करेंगे तो वो बहुत अच्छे से होता है। इसीलिए कहा गया है योगों से कर्मों में कुशलता आती है। ये डेफिनेशंस थी। देन इसका एम, योगा करने का हमारा एम क्या है वो हमें बताया हुआ है। फ्रॉम टाइम इमोरियल our rishis have experimented and expressed ज्ञान that they received from ईश्वर in the Vedas। जो हमें बहुत अगर हम बात करें हमारे ऋषिज की, तो उस टाइम उन्होंने वो चीजें एक्सपेरिमेंट की थी, देन एक्सपीरियंस की। उन्होंने डायरेक्ट भगवान के साथ, ईश्वर के साथ, जो हम कहते हैं गॉड के साथ कनेक्शन उनका था, वो उनकी बातों को समझ पाते थे, और उसी ज्ञान को हम अभी सुन रहे हैं, पढ़ते हैं, देख रहे हैं। तो वो सारी चीजें उन्होंने वेदास के थ्रू हमें बताई हुई है, वेदों में लिखी हुई है। योगा इज वन सच इटर्नल गिफ्ट ऑफ ईश्वर। योगा क्या है? भगवान का दिया हुआ एक बहुत ही मतलब अच्छा और इटर्नल गिफ्ट है जो हम सबको दिया गया है। सो द एम ऑफ योगा इज मुक्ति, और योगा करने का मेन हमारा एम ही होता है मुक्ति पाना। मुक्ति किस चीज से पाना है? एग्जाम्पल के लिए टू लिबरेट द पर्सन फ्रॉम द सफरिंग ऑफ लाइफ। सभी चाहते हैं उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं उनकी, फिजिकल, मेंटली या जो भी अदर प्रॉब्लम्स हैं, उनसे वो सब चाहते हैं उन्हें फ्री हो जाए, फ्रीडम मिल जाए या लिबरेट हो जाए। तो उसी को हम कहते हैं मुक्ति। मुक्ति इज अटेन इन 2 स्टेप्स, और मुक्ति अगर हमें चाहिए तो उसे भी हम 2 तरीके से, ये 2 स्टेप्स में ही पा सकते हैं। फर्स्ट होती है जीवन मुक्ति और दूसरी है विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति मतलब होता है हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो फैमिली इश्यूज हो सकते हैं,
हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये सारी चीजों से जब हम फ्री होते हैं उसे हम कहते हैं जीवन मुक्ति। विदेह मुक्ति मीन्स जब हम इस देह को मतलब इस कॉस्ट्यूम में शरीर को छोड़ते हैं उसे हम कहते हैं विदेह मुक्ति। तो ये 2 टाइप्स ऑफ मुक्ति होती है जो हमें योगा करने से मिलती है। तो अल्टीमेटली हमारा एम जो है वो यही है, मुक्ति पाना। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ योगास हैं, योगा के ऑब्जेक्टिव हैं, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे बताया हुआ है कि इनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। टू लीड साधक, तो यहाँ हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, कुछ 7-8 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो जो भी साधक है या जो भी योगा प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू लीड साधक टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ समाधि, मतलब साक्षात्कार। सभी चाहते हैं कि उनको समाधि प्राप्त हो, साक्षात्कार हो। तो यहाँ पे वो मेन, अभी तो खैर हम अपना नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा योगी होते हैं, योगी क्यों योगा कर रहे होते हैं या फिर वो तपस्या क्यों करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं साक्षात्कार करना ईश्वर का, समाधि उनको मिलती है। तो ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड इज टू अटेन फ्रीडम फ्रॉम द माइजरीज एंड सॉरोज ऑफ लाइफ। ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सॉरोज से तकलीफें हैं, उनसे हम फ्री हो जाए। तो यहाँ पे आप अभी जैसे नेहा जी ने भी बताया था, यहाँ पे 3 माइजरीज हमारी लाइफ में, जैसे हम तप प्रयास कहते हैं। तो ये आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक होती है। ये इन्होंने बहुत अच्छे से भी एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं भी बता देती हूँ। तपत्रयास और द 3 माइजरीज आर डिफाइंड इन वेदास एंड वैदिक स्क्रिप्चर्स। ये वेद और वैदिक स्क्रिप्चर्स दोनों में बताई हुई है। एंड कैटेगराइज देम इनटू आध्यात्मिक, आधिदैविक एंड आदि भौतिक। आध्यात्मिक माइजरीज आर एक्सपीरियंस ड्यू टू इग्नोरेंस अबाउट आत्मा, बॉडी एंड माइंड। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक, तो ये जो होती हैं, मतलब ये हमारी बॉडी से रिलेटेड दैहिक जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है उसकी बात करते हैं, जो कि 2 टाइप्स की होती है, फिजिकल एंड मेंटल। ये दोनों ही प्रॉब्लम्स आध्यात्मिक में आती हैं, जो हम जैसे कि बीमार होना, फीवर है, या कुछ भी इस तरह की चीजें हैं। और दूसरी मेंटल प्रॉब्लम, जैसे कि किसी का मेंटली वीक होना, उनको समझ में नहीं आना, या बहुत सारी लेप्रेसी वगैरह होता है। तो ये दोनों ही चीजें आध्यात्मिक में आई। देन आदि दैविक आपका होता है। दैविक मीन्स यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इट मीन ये नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती है, या किसी की डेथ हो सकती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उसकी वजह से जो हमें दुख होता है वो आदि दैविक होता है। देन आदि भौतिक, जो हमारे फिजिकल कॉजेस होते हैं, भौतिक कारण, तो उनसे होने वाले दुख। ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक की, सॉरी आदि भौतिक। परसेप्शन ऑफ सॉरो क्यूज्ड बाय अदर लिविंग थिंग्स, लाइक वो एनिमल्स हो सकते हैं, दूसरे लोग हो सकते हैं, हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरे उसमें आकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, या हमारा कोई काम खराब कर देते हैं, या एनिमल है, किसी ने हमें बाइट कर लिया, काट लिया, ये इस तरह की प्रॉब्लम से जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो होती है आदि भौतिक की। 3 प्रकार की यहाँ पे तकलीफ या कॉज बोल सकते हैं, सॉरोस की बात की जा रही है, माइजरीज की। देन थर्ड आता है टू अचीव इटर्नल हैप्पीनेस। हम योगा क्यों करते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाए, इटर्नल हैप्पीनेस, मतलब अंदर से हमें बहुत ही खुशी हमेशा फील। देन टू स्लो डाउन ब्रीथ एंड मेंटेन बैलेंस और पैनिक लेवल। हमारी ब्रीथ कैसे हो जाए स्लो डाउन, हमारी बहुत ज्यादा फास्ट ब्रीथ नहीं होना चाहिए। सर ने उस दिन बताया भी था, जितनी हम कम श्वास लेंगे उतना ज्यादा हमारी लाइफ बढ़ जाती है। इसीलिए हम यहाँ पे स्लो डाउन करना चाहते हैं ब्रीथ को, और हमारे जो भी पैनिक लेवल है, कुछ लोग बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो उसे हम मेंटेन करने के लिए योगा करते हैं। टू गेट डीप रिलैक्सेशन ऑफ द मस्कुलर लेवल, मस्कुलर जो भी हमारी लेवल होता है उसको भी हम रिलैक्स करने के लिए योगा करते हैं, जिससे हम फिजिकली फिट रहें। देन टू इंक्रीज क्रिएटिव एंड विल पावर एट मेंटल लेवल, तो हम अपने मेंटल लेवल पर, मानसिक स्तर पर भी हम किस चीज को, क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, और विल पावर, जिससे हम करेक्ट डिसीजन ले सकें, सिचुएशंस को फेस कर सकें, एटसेट्रा। देन इट मैनिफेस्ट द इनहेरिटेड डिविनिटी इन मैन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ। यहाँ पे हम इसीलिए योगा करते हैं कि हम इसे मैनिफेस्ट कर सकें, यूज कर सकें, इनहेरिट डिविनिटी, जो सबके अंदर एक
दैवी गुण होता है, दैविकता होती है, उसे हम यूज कर सके अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स पे। तो यहाँ पे ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं योगा के। देन आता है मिसकंसेप्शन। यहाँ पे योगा को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, जिससे देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन अबाउट योगा। फॉर इंटेंस योगा बीइंग अ रिलीजन, सब लोग ऐसा समझते हैं कि योगा एक रिलीजन के लिए, वो भी सिर्फ हिंदुइज्म के लिए है, सिर्फ हिंदुओं के लिए है। तो ये एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। योगा इज नॉट अ रिलीजन, इट इज मोर ऑफ अ सेट ऑफ टेक्निक्स फॉर अस टू फाइंड स्पिरिचुअलिटी। ये क्या है, इसमें बहुत सारी हम टेक्निक्स से यूज करते हैं जिससे हम स्पिरिचुअलिटी को फाइंड आउट कर सके, ना कि किसी रिलीजन की बात की जा रही है। इन फैक्ट योगा इज बीइंग practiced by a lot of people from different religions like Christians, Jainis, Buddhists and Muslims. आज के टाइम में तो खैर सभी योगा फॉलो कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं लाइफ में, क्योंकि वो अब रिलीजन के अकॉर्डिंग इसे नहीं समझते हैं। Another misconception, एक दूसरा misconception is that yoga is an exercise. क्या समझते हैं कि सिर्फ योगा क्या है, एक एक्सरसाइज है जो हम फिजिकल फिट होने के लिए करते हैं। A way for us to keep fit. इट इज पार्टली ट्रू, ये कहीं ना कहीं थोड़ा तो सच है, क्योंकि हम इसे करने के बाद ऑब्वियसली फिजिकल फिट तो होते ही हैं, लेकिन सिर्फ ये इतना ही नहीं है। बट इफ यू थिंक दैट योगा इज जस्ट दैट, देन यू आर ग्रेटली मिस्टेकन। Yoga develops the body since a weak one is hindrance to spiritual growth. It does not simply focus on the physical, but on the mental and spiritual aspects as well. योगा सब चीजों पे काम करता है, हमारे फिजिकल भी, मेंटल लेवल पर भी, एंड स्पिरिचुअलिटी को भी डेवलप करता है। इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इनटू वन हार्मोनियस वे। तो यहाँ पे क्या करता है, हमारे मन को, हमारी बॉडी को और स्पिरिट को, तीनों को, मतलब सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ता और सब डेवलप करने में हेल्प करता है। तो ये सारे मिसकंसेप्शन थे जो योगा को लेकर थे, जो कि धीरे धीरे अभी ठीक हो रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच। मेरी प्रेजेंटेशन में इतना ही था। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो प्लीज आस्क मी। हेलो I think, sir, are you audible? जी, और किसी का मेरी प्रेजेंटेशन जो भी मैंने बताया और समझ आया थोड़ा बहुत आप लोगों को, किसी को थोड़ा सा? हाँ, Yes, Karishma ji, we understood. It was very easy and very nice. Subtly explained and clearly at point it was. Thank you, because it's first time I think I'm getting now. अच्छा था। No, it was good. बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया आपने, ये भी अच्छे वेरी नाइस। वही खुशी थी, अगर किसी और का प्रेजेंटेशन है तो स्टार्ट कर लो, वरना ऑलरेडी 8 o'clock हो चुका है। तो फिर प्रेयर के साथ आप ही करिश्मा जी, आप ही प्रेयर के साथ क्लोज करा दो सेशन। जी ओके। सर आप ऑडिबल है क्या करना है आगे? आई थिंक सर नहीं है। ठीक है करिश्मा जी, आप आपका वीडियो चला गया है, आप प्रेयर को क्लोज करा दो, ठीक है? जब आप सभी हाँ बोलिए। comfortable position. Take a deep breath. Inhale deeply. Exhale completely. Inhale deeply. Exhale completely. Inhale deeply. Exhale completely. Sorry.
ਕੀ ਹੱਥ ਬੈੱਡ ਬੁੱਡ ਪਰ ਐਂ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ Join your hands. ਨਹੀਂ Up your palm. Feel the palm heat. Give gentle massage to all over your face. Shut your eyes. Blink it slowly inside. Come back in Namaskar Mudra. Open your eyes with a smile on your face. Namaskar. ठीक है, फिर सेशन क्विट करते हैं. जी, okay. बाय एवरीवन. Good night, everyone. गुड नाइट.